गुलामगिरी के परिच्छेद 12 यानी कि भाग 12 ज्योतिबा राव द्वारा लिखित गुलामगिरी वे भाग 12 में कलम कसाईयों और ग्राम राक्षसों की तुलना करते हैं और ग्राम राक्षसों कलम कसाईयों की बातें करते हैं जो सरकारी विभाग में गैर सरकारी विभाग में बैठ करके आम जनता को खून चूसने की काम करते हैं, फर्जी तरीके से उनके जमीन जायदाद को हड़पने की काम करते हैं और उसे कानूनी दाव पेंच के तहत उसे गिरा करके उसके सारे के सारे धन दौलत जमीन को अपने नाम करवा लेते हैं। इसके बारे में ढूंढीराव सब बातें और पूछते हैं और ढूंढीराव कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसमें कोई ब्राह्मण सरकारी बैठा ना हो, कर्मचारी बन गए, तो इन सब का ब्राह्मण मुखिया कौन? इसके बारे में आप बताइए विस्तार से। मैं आपकी बातों से पूर्ण तरह से सहमत हूँ। तो ज्योतिराव बताते हैं, ज्योतिराव कहते हैं कि सरकारी महकमे में बैठे हुए उन सारे पटवारी कुलकर्णी ये लोग जो है हर जगह पे कुंडली मार के बैठे हुए, जो भी वहाँ पे शिकायत करता है बिना इनसे मिले हुए कोई काम ही नहीं हो सकता। इस तरह से ये लोग बैठे हुए और इन सब जालसाजों की जो करतूत है दयालु अंग्रेज सरकार को पता है, अंग्रेज कलेक्टर को पता है। इन सबों ने भी बनाए गए हैं ताकि इन लोगों पे लगाम लगाया जाए। कहते हैं कि जिन शूद्रों अति शूद्रों को पढ़ने लिखने नहीं आता, यानी क्या कि जिन शूद्रों अति शूद्रों को पढ़ने लिखने नहीं आता, अक्षर ज्ञान नहीं है, उन शूद्रों को ये कैसे पता चला कि सरकार गलत है या सही है? उसके जिन शूद्रों को पढ़ने लिखने नहीं आ रहा, जिसे अच्छे बुरे का पता नहीं है कि क्या है, तो फिर उन शूद्रों को सरकार के कामों को या सरकार के बातों से घृणा क्यों है और उन अंग्रेज सरकार से इतना घृणा क्यों करता? जरूर ये गांव के चौपाल पर के किसी गलत नीति या किसी भी कानून के जरूर विरोध करते होंगे और तर्क को कुतर्क दे करके इन लोगों के दिमागों में ये गलत सलत बातें जरूर ये उठाते होंगे। यही कारण जो है तब जाकर के ये भोले भाले लोग, ये शूद्र अति शूद्र जो है सरकार से ये इस प्रकार से घृणा करते हैं और नफरत करते हैं। इसके अलावा कोई भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि इसे समझ ही नहीं है कि कौन मेरे पक्ष में खड़ा है, कौन मेरी भलाई की बात करता है और कौन मेरी बुराई करता है और कौन मेरी बातों से सहमत है और कौन मेरी बातों से असहमत है। इन सब बातों को सिखाने वाले यही लोग हैं, तर्क को कुतर्क बनाकर पेश करते हैं। ऐसा इन लोगों का काम है गांव के चौपाल पे बैठ के। कहते हैं ज्योतिराव कि सभी उच्च दफ्तरी यानी कि अंग्रेज सरकार के उच्च कार्यालय में बैठे हुए सभी कर्मचारी अधिकारी जो है वो सब एक ही जाति के लोग हैं और सभी वहां पे बैठे हुए हैं। तो ये बिना फायदे के वहां के प्रश्न पूछते हैं कि ये ब्राह्मण कुलकर्णी लोग शूद्रों अति शूद्रों से किस प्रकार से उसकी जमीन जायदाद हड़पते होंगे, किस तरह से, इसे थोड़ा बताइए। तो ज्योतिराव का ये लोग पहले भोले भाले अनपढ़ सुलझे हुए
शूद्रों को खोजते हैं और फिर उसे अपनी बातों में फंसाते हैं, और फिर जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है या कुछ धन की ज़रूरत होती है तो उसे ये साहूकार बन के उसे धन देते हैं, और धन देने के बाद में कुछ कागजाती तौर पे लिखा पढ़ी करते हैं, और लिखा पढ़ी करने के साथ साथ कुछ ऐसे दस्तावेज तैयार करते हैं जो उन शूद्रों के खिलाफ हो और इसके पक्ष में। जब लिखा पढ़ी तैयार हो जाता है तो उसमें से एक व्यक्ति जो है या खुद ही लिखता है कुछ और उसे पढ़ के, और जब इस तरह से सुना देता है तो वो समझ जाता है, संतुष्ट है। संतुष्ट होने के बाद फिर उसके अंगूठे का निशान लगवा लेता है और उसके बाद में रख लेता है। कुछ दिनों के बाद ये उस बातों को खुलासा करता, कब? जब बहुत दिन हो जाता है, ताकि अब उसे खोजने खबर करने के समय ही निकल गया हो, तब जाके इसके संपत्ति को हड़प लेता है। इस तरह से ये लोग इसके शूद्र अति शूद्रों को ये लोग जमीन जायदाद हड़प लेते हैं। ऐसा करते हैं ये लोग कि ब्राह्मण कुलकर्णी लोग जो है शूद्रों अति शूद्रों के बीच झगड़ा कैसे करवाते हैं। तब ज्योतिराव कहते हैं कि नहीं, ये लोग झगड़ा नहीं करवाते, बीच में झगड़ा कराते ही नहीं। और ऐसे प्रश्न पूछकर तुम क्या साबित करना चाहते हो, क्या साबित कर पाओगे? ऐसे प्रश्न पूछ के, ऐसे प्रश्न है ही नहीं, और ये लोग करते ही नहीं, करवाते ही नहीं। ब्राह्मणों ये जो है ब्राह्मण कुलकर्णी लोग जो है छोटे छोटे जातों में झगड़ा फसाद नहीं करवाते हैं। अगला प्रश्न ढोंडीराव पूछते हैं, अगला प्रश्न ज्योतिराव से कि ब्राह्मण कुलकर्णियों जो झगड़े के बीच में आते हैं और शूद्रों अति शूद्रों के बीच के झगड़े को निपटाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, इससे इसे क्या लाभ है, क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तब ज्योतिराव बताते हैं आगे, पते वहाँ के यानी कि सरकारी दफ्तर यानी कि कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं कि वहाँ के सारे कर्मचारी कुलकर्णी ब्राह्मण लोग जो है सब के सब मिले रहते हैं और सब एक ही जात वाले रहते हैं, और सभी का एक गुप्त रहस्य गूढ़ रहस्य रहता है। गूढ़ रहस्य के कारण ये लोग आपस में पैसे लेते देते हैं और काम करते हैं, और जो इसे पैसा नहीं देता उसके काम तक हाथ भी नहीं लगाते। इसलिए पुरानी कहावत तो सुने होंगे कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, सरकारी ऑफिस में जा रहे हैं, सरकारी कार्यालय में ले जा रहे हैं, तो कुछ पैसा लेते जाओ, क्योंकि वहाँ पे हर एक ब्राह्मण कर्मचारी को हाथों पे कुछ न कुछ पैसे देना होगा, कुछ न कुछ धरना होगा, तब जाके काम कराते हैं। नहीं तो हम जैसे गरीबों को वो काम नहीं करवाते हैं। ये बराबर घर में और गांव के कहावतों में सुना होगा। ऐसे होते हैं ये लोग। और ये बताओ कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे और बैठे रहते हैं, बड़े बड़े कह लगाते हैं, ठहाके लगाते हैं, उन सब की आमदनी का स्रोत क्या है? उन सब की पुश्तैनी जमीन, खानदानी घर कितना है, ये देखा है? लेकिन उन सब की आलीशान जिंदगी जीता है, तो बताओ उस सब की खर्चा कहाँ चलाता है? ये सब सोचने की बात है। ज्योतिराव इसके रहन सहन और व्यवहार की बातें करते हैं और उससे ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये कितने घूसखोर होंगे और कितने रुपया ऐंठते होंगे ये बहुजनों से, शूद्रों अति शूद्रों से। लड़ाई झगड़ा खुद करता होगा और उसकी फायदा ये उठाता है, कितना बेरहम होगा। तब इसे पिछले अध्याय में ज्योतिराव कलम कसाई की संज्ञा दी है। कलम कसाई का मतलब है कि पढ़े लिखे वो इंसान जिसके कलम में ताकत है और उस कलम के सहारे वो लूट, तरह से उसे कलम कसाई कहें। कसाई दो प्रकार की होती है, एक
पशुओं को, निरीह पशु को या सजीवों को जान लेने वाले होते हैं। और एक जो है कसाई, कलम की कसाई, जो अपने कलम के दम पर इंसानों को जान लेते हैं, उसे दबा कर रखते हैं। उसी कलम कसाई की बात ज्योतिराव यहाँ पर करते हैं। उसे ग्राम राक्षस भी कहते हैं, ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं। जिस तरह से उसको काम करता है, काम दिया जाता है, और उस तरह से उसमें अगर जो वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो इसके अनुसार से उसे अलग अलग नामों से संबोधित भी करते हैं। फिर आप पूछते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि जब ये इतना अत्याचार कर रहा है तो ये लोग जो है अंग्रेजी कलेक्टरों से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? तब ज्योतिराव कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जो शूद्र, अति शूद्र की पूर्व पश्चिम किधर है, यहाँ पे चारों दिशा किधर, यहाँ पे ज्योतिराव गाली के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम उस शब्द को बदल के दूसरा उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिन व्यक्तियों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की पता न हो, वो लोग क्या हिम्मत करेंगे? पढ़े लिखे सम्राट अफसर की बात है, और उसे हिम्मत होगी कि छोटे क्लर्क और किरानी की शिकायत बड़े अधिकारी से करें, बड़े कलेक्टर से करें? नहीं हो सकता। ज्योतिराव कहते हैं कि ये कलम कसाई लोग इतने बेरहम होते हैं कि किसी भी तरह से अगर जो मामला ऊपर तक चला जाए और पैसा इन्हें न दिया जाए तो क्या करते हैं, ये केस को इतना उलझा देते हैं। यहाँ पे जज, वकील, मुंशीदार, तहसीलदार, रेवेन्यू जज, ये सभी पदों पर जो बैठे हुए हैं इसकी बातें करते हैं। क्योंकि कहते हैं ये लोग इतने खत्म है कि अगर जो किसी भी तरह से उसके पास जाए और पैसा न दे तो ये करता क्या है, केस को इतना उलझा देता है कि कुछ व्यक्ति जो है इसके उल्टे खड़ी हो जाएंगे, यानी कि विरोध में खड़ी हो जाएंगे, और कुछ इसके समर्थन में खड़ी से दस्तावेज लेकर खड़ी हो जाएंगे कि अंतिम में कहेगा तू ही शरारती है, और इसे ही दोषी ठहरा के सत्य असत्य की खेल में इसे दोषी करार दे देते हैं। और दोषी करार देने के बाद ये खुद अपने आप को दोषी मानते हैं और वर्षों तक केस सॉल्व नहीं होते हैं, मुकदमा सॉल्व नहीं होने के कारण अंतिम में हार पार के छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये लोग इस तरह से कलम कसाई लोग जो है आम इंसानों को चूसते हैं, उस पे केचुए के जैसा, जोंक के जैसा, दीमक के जैसा इनको हानि पहुंचाते रहते हैं। इसलिए लोग बड़े अधिकारियों के पास सुनवाई करवाने से बचते हैं, कोर्ट कचहरी जाने से बचते हैं, ऐसे ऐसे कलम कसाइयों के कारण। यही है वो लोग। इसी के साथ गुलामगिरी के अध्याय 12 समाप्त होती है।